नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। अपने दुश्मनों पर इजरायल का प्रचंड प्रहार जारी है। गाजा कतर के बाद अब इजरायल ने यमन पर प्रचंड प्रहार किया है। आपको बता दें, इजरायल ने यमन की राजधानी सना समेत कई हिस्सों में हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए। यमन के सरकारी अधिकारियों के अनुसार हमलों में सैन्य ठिकानों और एक ईंधन स्टेशन को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, वहीं इससे पहले इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर भी अटैक किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास अधिकारियों को निशाना बनाने वाली हालिया मिलिट्री का बचाव किया। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका की 9/11 हमलों के बाद की कार्रवाई से की और चेतावनी दी, जो देश आतंकवादियों को शरण देंगे उन्हें या तो बाहर निकलना होगा या न्याय के कटघरे में लाना होगा, अन्यथा इजरायल खुद कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले को इजरायल का 9/11 बताया और आरोप लगाया कि कतर हमास को शरण देने के साथ साथ उसकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कतर और बाकी देशों से कहता हूं, जो आतंकवादियों को शरण देते हैं उन्हें बाहर निकालो या अदालत में पेश करो। अगर नहीं किया तो हम खुद करेंगे। और इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल का यमन पर विध्वंसक हमला हुआ है। राजधानी सना पर भीषण एयर स्ट्राइक किया है। 100 मीटर तक ऊपर उठा है आग का गुबार। सना में कई टारगेट पर भीषण बमबारी हुई है। हुती के मिलिट्री ठिकानों पर ज्यादा तबाही देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि सना में कई टारगेट पर जो हमला है वो हुआ है। हुती के मिलिट्री ठिकानों पर ज्यादा तबाही देखने को मिली है। हालांकि देखिए, जो इजरायल है वो लगातार इस बात को लेकर क्लियर रहा है कि चाहे हुती हो हमास हो, उन्हें तो मारेंगे ही, और इसके अलावा जहां पर भी उन्हें ठिकाना दिया जाएगा, जहां पर उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, उन जगहों पर भी हमले होंगे। हुती के मिलिट्री ठिकानों पर तबाही देखने को मिली है। ये देख लीजिए किस तरीके से जो तस्वीरें वो सामने आई हैं। और देखिए, कुछ समय पहले जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी नेतन्याहू से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ठीक हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से तो देखिए, इजरायल का यमन पर विध्वंसक हमला जो है वो नजर आया है। इजरायल ने यमन में भीषण हवाई हमले किए हैं। राजधानी सना पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। 100 मीटर तक उठा है आग का गुबार। सना में कई टारगेट पर भीषण बमबारी हुई है। हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हुती के मिलिट्री ठिकानों पर ज्यादा तबाही देखने को मिली है। हुती के ठिकानों पर और ईंधन स्टेशनों को निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये बता रही है कि अभी हालात और ज्यादा खराब यहां पर हो सकते हैं। हुती के जो ठिकाने हैं और ईंधन स्टेशन, यानी कि उन जगहों से जहां से हमला हो सकता था इजरायल पर, उन जगहों को खत्म किया गया है। ये लगातार इजरायल की नीति भी रही है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि जो ये हमला है वो किया गया है। और लगातार देखिए, ये जो खबर है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए, पूर्व वायुसेना अधिकारी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले सर, सवाल मेरा ये कि जो स्थिति फिलहाल इजरायल की नजर आती है, पहले दोहा में हमला किया जाता है, हमास के आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश, और अब जिस तरह से सना में हमला किया गया है, क्या बताने की कोशिश है इजरायल की तरफ से? जी हाँ, खुशबू हो ये रहा है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि वो दुनिया को समझा दें, और उनको शायद अमेरिका से इसके लिए शाह मिल रही है या वरदान मिला हुआ है। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि वो दुनिया को समझा दें कि अब वो इजराइल और हमास के युद्ध में जीतने वाले हैं, और गजा में बहुत जल्दी ही इजराइल की जो आईडीएफ है उसका 100% कंट्रोल होने वाला है। ऐसे में वो दुनिया को, खासतौर से अरब मुल्क को, ये बताना चाहते हैं कि हुती, हिजबुल्लाह और हमास को अब सहानुभूति देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कतार में घुसकर हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो वहां बातचीत के लिए आए थे, पीस टॉक के लिए आए थे, उनके ऊपर हमला किया, उससे नेतन्याहू ने अपनी दृढ़ता दिखा दी है कि हमास के आतंकवादियों को वो हमास के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ट्रीट नहीं करेगा। आमतौर पे यूएनओ का जो चार्टर है या जेनेवा कन्वेंशन है, उसमें एक क्लॉज है कि दुश्मन से जो भी बात करने आ रहा है सीजफायर टॉक्स के लिए, चाहे वो उसका कॉम्बैटेंट ही क्यों ना हो, युद्ध करने वाला ही क्यों ना हो, उसको दूत के बराबर दर्जा दिया जाएगा और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने, नेतन्याहू ने अपनी एयरफोर्स को भेज के कतार में हमला किया, अब नेतन्याहू आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जाहिर बात है इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि 8 अक्टूबर के पहले पूरे के पूरे गजा शहर पर उसका कब्जा होगा। आईडीएफ जो है वह बहुत आस्ते आस्ते, बहुत ध्यान से जबालिया रिफ्यूजी कैंप की तरफ बढ़ रही है। अब वो महज 4.5 किलोमीटर दूर है जबालिया रिफ्यूजी कैंप से, और इतना जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में आईडीएफ को करीबन 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हर गजा में हर गली के लिए, हर बिल्डिंग के लिए हो रही है। आस्ते 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 वो बढ़ रहे हैं आगे। तो हुती विद्रोही इस बीच क्या करते हैं, बीच बीच में वो यमन से, जो कि इसराइल से 1800 किलोमीटर दूर है, वो इसराइल के ऊपर एक रॉकेट मिसाइल दाग देते हैं। इससे इसराइल काफी परेशान रहता है। अगर हम याद करें तो पिछले अगस्त की 30 तारीख को भी इसी तरह से आईडीएफ ने अपनी एयरफोर्स को भेजकर इसी तरह का एक हमला हना पर किया था, जिसमें यमन के प्राइम मिनिस्टर्स की भी मौत हो गई थी। तो अब नेतन्याहू को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमास खत्म, हिजबुल्लाह जो है सीजफायर के बाद शांत, और हुती को भी वो खत्म करने वाले हैं। जी खुशबू। बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए, जो ये अगर हुतियों की बात की जाए तो बार बार लाल सागर पर भी इनका हमला सामने आता है। इनकी तरफ से बताया जाता है कि जो हमारा साथ है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कदम बताया जाता है। और उसके बाद इजराइल के इस तरह के कदम, देखिए कुछ दिन पहले ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी नेतन्याहू की, लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू लगातार अपने कहे शब्दों के अनुसार ही चल रहे हैं। सर, उन्होंने कहा था हम आतंकवादियों को भी खत्म करेंगे, उन ठिकानों को भी खत्म करेंगे जहां जहां से वो हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। कुल मिलाकर जो इजराइल है उसके लिए तो अपनी बातें बिल्कुल सही सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल को भी क्या कुछ भुगतना पड़ेगा फिर अब? हाँ खुशबू, इसके बदौलत नेतन्याहू को पूरी दुनिया में काफी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से यूरोपियन यूनियन के काफी सारे देश हैं जो कि इस वक्त इजराइल से काफी नाराज हैं। हम तुर्की को भी यूरोपियन यूनियन में तो नहीं, लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट में ही मान लेते हैं। वो तुर्की तो नेटो का भी मेंबर है, लेकिन अब एर्दोगान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वह भी इजराइल के ऊपर अलग अलग तरह के ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे। तुर्की के किसी भी बंदरगाह से किसी भी पानी के जहाज को, कमर्शियल शिपिंग को इजराइल की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर इजराइल के किसी पोर्ट से कोई कमर्शियल शिप आता है तो वो तुर्की के बंदरगाह पर नहीं रुक सकता है। इसी तरह से स्पेन ने भी ये जाहिर कर दिया है कि वह भी अब इजराइल के ऊपर अलग अलग तरह की बंदिशें लगाएगा। अब काफी सारे यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब बहुत जल्दी ही वो हमास की जो सरकार है गजा में, उसको रिकॉग्निशन यानी मान्यता देने वाले हैं। तो दबाव बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिसमें लोगों ने मांग की कि ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के साथ ट्रेड बंद करे और ऑस्ट्रेलिया से जो सैनिक सामग्री इजराइल को भेजी जा रही है वो ना भेजी जाए। लेकिन नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक अमेरिका नेतन्याहू के साथ और इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, तब तक इजराइल वही करेगा जो नेतन्याहू की मर्जी होगी। जी ठीक है सर, आप रहिए सर हमारे साथ, आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कतर हमले के बाद नेतन्याहू की चेतावनी भी सामने आ गई है। आतंकवादियों को पनाह देने वालों को चेतावनी दी गई है, आतंकवादियों को नहीं खदेड़ा तो एक्शन लेंगे। हमले के बाद नेतन्याहू का कड़ा संदेश सामने आया है। अमेरिका के साथ कई देशों को दिया गया है जवाब। तो आपको बता दें कि जो नेतन्याहू हैं उनकी तरफ से ये सख्त संदेश है, कहीं ना कहीं ना सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि उनको पनाह देने वाले देशों को भी जो संदेश है एक तरह से ये देने की कोशिश है। कतर हमले के बाद नेतन्याहू की ये चेतावनी भी सामने आ गई है। कुल मिलाकर यूके देवनाथ सर, जो ये चेतावनी है नेतन्याहू की आतंकवादियों को पनाह देने वालों की, कह दिया गया है कि आतंकवादियों को अगर नहीं खदेड़ा तो एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर ये किसको कहा जा रहा है, संदेश क्या देने की कोशिश है? और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने यह बता दिया है कि चाहे कोई भी हो, अगर उनको नुकसान पहुंचाने वालों को दिया गया शरण तो फिर उसे वो खत्म कर देंगे। जी हाँ, नेतन्याहू का सीधा इशारा जो है वो अलग अलग अरब कंट्रीज की तरफ है। खास तौर से वह नहीं चाहता कि लेबनान अपने यहाँ पे किसी भी आतंकवादी को शरण दे। मिस्र ने और जॉर्डन ने तो इजराइल के साथ अलग अलग ट्रीटीज साइन की हुई हैं।
मिस्र ने कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ 1978 में, जिसके तहत वह किसी भी आतंकवादी को या हमास के लड़ाके को अपने यहाँ संरक्षण नहीं देता है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी उनके पिताजी ने 1992 में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर लिया था इजराइल के साथ, तो वह भी आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण नहीं देते हैं। कुल मिला के बात है कि बशर अल असद की जो सरकार थी सीरिया में, वो शायद थोड़ा बहुत सहानुभूति बीच बीच में दिखाती थी हमास के लिए। जब तक बशर अल असद सीरिया में थे तब तक ईरान से सैन्य सामग्री जो है वो आती थी सीरिया में, और सीरिया से फिर वो भेजा जाता था लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए। अब लेबनान की जो सरकार है वह बेरूत की जो सरकार है वो भी बार बार कहती है कि हिजबुल्लाह के ऊपर उसका कोई मिलिट्री कंट्रोल नहीं है। लेबनान की जो अपनी आर्मी है बहुत छोटी सी आर्मी है, उसमें कोई दमखम नहीं है। इसीलिए अभी 3 दिन पहले ही इजराइल की आईडीएफ और एयरफोर्स ने मिलकर लेबनान में घुसकर बेका वैली में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। यानी नेतन्याहू दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी अगर आतंकवादी छुपा हुआ है, किसी भी देश की शरण में है, तो वह उसको ढूंढकर मार डालेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, कुल मिलाकर 6 मई को जो सना हवाई अड्डे पर भी हमले किए गए इजराइल की तरफ से, वो इसी तरफ से एक संदेश थे, और लगातार इजराइल अब रुक भी नहीं रहा। वो ये नहीं देख रहा कि कहां पर किस तरह से और क्यों मीटिंग हो रही है, क्योंकि देखिए सर, कल की जो मीटिंग हो रही थी जिस पर हमला किया गया, वो तो इसी बात के लिए हो रही थी कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, उस पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वहां पर भी हमला कर देना। कुल मिलाकर इजराइल अब उस हर हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है जिसमें बातचीत हो रही है कि इजराइल को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। जी हाँ, नेतन्याहू जो है वो इजराइल में एक्सट्रीम राइट विंगर माने जाते हैं। इजराइल की जो नेसेट है, पार्लियामेंट में है, वहां पर नेतन्याहू की जो सरकार है, लिकुड पार्टी उनकी है, वह पावर में तो है, सरकार में तो है, लेकिन वो उनका 50% वोट नहीं है पार्लियामेंट में। तो जो बहुत ही कट्टर ज्यूज पार्टियां हैं छोटी छोटी, वह उनकी मदद से सत्ता में टिके हुए हैं। तो नेतन्याहू जो हैं, जो भी कदम लेते हैं, ये जो कट्टरवादी ज्यू पार्टी हैं उनकी बात मान के लेते हैं, और उनका कहना है इन कट्टरवादी ज्यूज का कि इजराइल के अंदर किसी भी फिलिस्तीनी को वह रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनका इरादा मतलब उनका विश्वास ये है कि हजारों साल से इजराइल जो है वो ज्यूज लोगों के लिए ही था। अब होता यह है कि नेतन्याहू जब इस तरह की कड़ी कार्रवाई लेते हैं, जो कि कई बार इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ भी जाता है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जाता है, लेकिन उनको शायद कोई भी काबू में नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन या यूरोप का कोई भी देश फेल हो रहा है, एक शायद अमेरिका है कि ऐसा देश है जो कि नेतन्याहू को समझा सकता है, लेकिन अमेरिका फिलहाल नेतन्याहू को पूरी तरह से मिलिट्री सप्लाईज दे रहा है। जितने बॉम्ब्स नेतन्याहू हर रोज गिराते हैं, चाहे वो हुती हो, हमास हो या हिजबुल्लाह हो या कभी कभी ईरान हो, उससे ज्यादा बॉम्ब्स हर रोज अमेरिका इजराइल को सप्लाई कर रहा है। तो पहले जो बाइडेन की सरकार थी, अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो मजबूती से नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। जी जी। अच्छा सर, आज ये हमला तो इन्होंने किया है, लेकिन अगर कल के हमले की भी बात की जाए तो जो कतर है वहां पर मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। कतर ये मानता था कि यहां पर कभी भी हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति पिछले 2 दिनों से इजराइल की देखी जा रही है, ये माना जा रहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या ये माना जाए फिर? हाँ, खुशबू खतर के ऊपर जो हमला हुआ उसने दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को और डिप्लोमेट्स को काफी सरप्राइज किया है, क्योंकि कतर में यूएस एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। कतर में यूएस एयरफोर्स का जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, उसका हेडक्वार्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 यूएस ट्रुप्स जो हैं वो कतर में डिप्लॉयड हैं। वहां पर अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाए हैं। कतर के पास अपने, कतर की भी एक एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसमें कि उन्होंने यूएस पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स को और उन्होंने यूरोप से नाज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह से इजराइल की एयरफोर्स वहां घुस गई, ना यूएसए ने उनको पिकअप किया,
ना ही जब इसराइल के 10 जहाज इसराइल ने भेजे थे फाइटर बॉम्बर कतर पर बमबारी करने के लिए। वो गए थे जॉर्डन के एयर स्पेस से, वो उड़ के गए थे सऊदी अरब के एयर स्पेस से। ना जॉर्डन ने रिपोर्ट की, ना सऊदी रेडार्स ने जब उनको पिकअप किया उन्होंने रिपोर्ट किया। तो लगता है कि कतर के ऊपर जो हमला किया गया वो नेतन्याहू ने बड़े ध्यान से प्लान किया होगा। क्या उन्होंने अमेरिका को उसके पहले बताया? जाहिर बात है मेरे ख्याल से बताया होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पहुंच जाते इजरायली फाइटर विमान कतर के आसमान में, तो हो सकता था कि गलती से अमेरिका की जो एयर डिफेंस मिसाइलें वहां पर तैनात है वो उनको शूट डाउन कर देती। हम्म। तो उनको स्विच ऑफ मोड में लाने के लिए डेफिनेटली इसराइल ने बताया होगा अमेरिका को कुछ मिनट पहले। जी अच्छा सर, देखिए, अगर इसराइल आत्मरक्षा में कार्यवाही करता है तो शायद हमलावर वाले प्रावधान लागू ना हो, ये भी कुछ लोग बताते हैं। तो ऐसे में क्या इसराइल के लिए ये कह देना सिर्फ कि क्योंकि हमास को हमेशा से अपने लिए खतरनाक मानता रहा है इसराइल, उनको खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और जिस तरीके से अपनी रक्षा करने के लिए कहीं पर भी जहां पर उनकी मौजूदगी उनको खत्म करेंगे, क्या इसराइल का ये कदम बाकी देशों को रास आएगा? हाँ, दुनिया में इजराइल के इस आचरण का काफी निंदा हुआ है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इजराइल ने दुनिया भर में अपने जो दुश्मन हैं, अभी तो हमास है, लेकिन इसके पहले पीएलओ था, उनके जो लड़ाके थे वो कहीं पर भी पहुंच जाते थे, इजराइल उनको ढूंढ के मार डालता था। इजराइल जब 1948 में बना, उसके बाद उनका पहला दुश्मन उनको लगा कि जर्मनी में वह अफसरान हिटलर के जिन्होंने ज्यूज का जेनोसाइड किया था, इजराइल ने 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में जर्मनी के इन ऑफिसर्स को दुनिया भर में मोसाद के एजेंट जाते थे और उनको ढूंढ ढूंढ के मारा। जर्मनी के कुछ ये ऑफिसर्स जिन्होंने जेनोसाइड में ज्यूज को मारा था, वो छुप के भेष बदलकर छदम नाम से ब्राजील में, अर्जेंटीना में पहाड़ों में खेती करते थे, छुप छुप कर वहां छुप छुप के रहते थे। ये 60 की दशक की बात है, 70 की दशक की बात है। लेकिन मोसाद के स्पाइस ने उनको ढूंढा और एक एक करके उन सबको न्यूट्रलाइज किया। तो इजराइल की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि अगर उनके खिलाफ किसी ने काम किया, यानी ज्यूज के खिलाफ किसी ने काम किया, तो वो उनको छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है। जी अच्छा सर, कुल मिलाकर ये माना जाए, इस 2 दिन के अगर रवैये को देखा जाए इजराइल के, तो हमास और हमास के आतंकवादी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी? इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने बार बार ये दावा किया है कि हमास के आतंकवादी, चाहे वो गजा के अंदर हो या किसी भी अरब मुल्क में हो, वो उनको ढूंढकर मार डालेगा। लेकिन मेरे ख्याल से उनका एक अंडरस्टैंडिंग है कि वह जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और मिस्र के अंदर नहीं घुसते हैं। हमने अभी तक कभी नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा जहां, क्योंकि ये तीनों ही देश अब इजराइल के बहुत ही घनिष्ठतम दोस्त माने जाते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो तुर्की भी ऐसा देश है जिसमें अभी तक इजराइल ने घुस के कोई कार्रवाई नहीं की है। इजराइल की फौजों ने, चाहे आईडीएफ हो या मोसाद हो या इजराइल के अंदर शिनबेट भी काम करती है, ऐसे इन्होंने अलग अलग समय पे इराक में घुसकर, ईरान में घुसकर, सीरिया में घुसकर इजराइल के विरोधी जो भी है, चाहे वो आतंकवादी हो या ईरान के साइंटिस्ट हो जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, या ईरान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ काम कर रहे थे, उनको मारा। आईआरजी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर्स थे जो कि इराक में और सीरिया में एक्टिव थे, उनको भी हमास ने ढूंढ ढूंढ के मारा। तो ये इजराइल की एक अनडिक्लेयर्ड ओपन पॉलिसी है। जी बिल्कुल। तो सर, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरह से इजराइल की नीतियां रही है, अब उसकी नीति हमेशा से ही क्लियर थी कि अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और जो उस पर हमला करेगा उसे खत्म करेगा। लेकिन सर, अब सवाल तो ये है कि आखिरकार ट्रंप क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रंप तो लगातार जिक्र इजराइल का भी करते रहे हैं कि हमने ये युद्ध रुकवाया है, हमने रोका है, हमने यहाँ पर जो भी स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश की है। अब इंतजार तो इस बात का भी रहेगा कि ट्रंप की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। हाँ, ट्रंप जो हैं ऐसे तो पृष्ठभूमि में रहते हैं, लेकिन खुलकर इजराइल का सपोर्ट करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर। और पीछे से यूएस एयरफोर्स जो है वो हर रोज इजराइल को खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रही है। हर रोज रात को बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में
यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है उसके C-5A स्टार लिफ्टर और गैलेक्सी जहाज लैंड करते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट में भर भर के अम्यूनिशन, गोला बारूद, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स सप्लाई की जाती हैं। ये या तो अमेरिका से सीधा इजराइल में आ जाता है, या अमेरिका ने नेटो के देशों में जो भंडार रखा हुआ है अस्त्र शस्त्रों का रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको वहां से हवाई जहाज में लाके इजराइल को सप्लाई किया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कतार में जो हमला हुआ है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, हम सब इसको हल्के में ले रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मालूम नहीं है तो शायद मतलब डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को बताकर तभी इजराइल अपने फाइटर्स को कतार में भेजेगा, क्योंकि कतार में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, नेवल शिप्स डिप्लॉयड हैं, उनकी 10,000 आर्मी है, और सबसे बड़ी बात है सेंट्रल कमांड है वहां पर अमेरिका की। तो डेफिनेटली वहां पर बता के ही जाना पड़ेगा। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और कहीं ना कहीं देखना ये होगा आने वाले समय में और क्या कुछ कदम उठते हैं। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध 3.5 सालों से ज्यादा समय से जारी है और अब इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अब नेटो की सीधी एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमलों के दौरान रूसी ड्रोन पोलैंड तक पहुंच गए। रूसी सेना की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसमें 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया। हालांकि रूस का कहना है पोलैंड को टारगेट करने का इरादा नहीं था, लेकिन यूरोप इसे सबसे गंभीर हवाई उल्लंघन मान रहा है। अब नेटो के पलटवार के चलते युद्ध के फैलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। नेटो नियमों के मुताबिक उसके किसी एक सहयोगी पर अगर कोई देश हमला करता है तो यह सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाएगा। पोलैंड ने इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी ने पोलैंड पर ही पहला हमला किया था। ऐसे में अब पोलैंड में रूस के ड्रोन घुसने की घटना को तृतीय विश्व युद्ध को उकसाने वाला माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। जारी रूस यूक्रेन जंग थमने की बजाय और भी भीषण होती जा रही है। इसकी विभीषिका लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। दोनों ही ना तो झुकने को तैयार हैं और ना ही किसी की तय शर्त पर विवाद करने को तैयार है। इस युद्ध को बंद कराने को लेकर प्रयास कर रहे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अभी तक असफल रहे। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं जेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं, और अब इस जंग का दायरा और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसमें से 4 ड्रोन को पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। पोलैंड की सीमा में घुसे रूस के ड्रोन। पोलैंड की सीमा में रूस के 19 ड्रोन घुसने का दावा। पोलैंड ने रूस के कई ड्रोन मार गिराने का किया दावा। पोलैंड ने रूस के ईरान मूल के ड्रोन को मार गिराया। रूस की घुसपैठ के बाद पोलैंड की आर्मी अलर्ट पर। पोलैंड ने फाइटर जेट F-16, F-35 तैनात। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट लगा रहा है गश्त। कई यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई। नाटो नियमों के मुताबिक उसके किसी एक सहयोगी पर अगर देश हमला करता है तो ये सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे में रूस के इस हमले को तृतीय विश्व युद्ध को उकसाने वाला माना जा रहा है और सबकी नजर नाटो के अहम देश अमेरिका पर है। पोलैंड का रूसी ड्रोन गिराने का दावा काफी खतरनाक है। दरअसल पोलैंड नाटो सदस्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। नाटो को कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी कहती है कि किसी एक समुदाय पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर नाटो सदस्य देश मान ले कि पोलैंड पर हुआ हमला जानबूझकर किया गया, तो यह पूरी दुनिया के लिए बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि फिर रूस का सीधा टकराव अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और तुर्की जैसे देशों से होगा। इसलिए इस युद्ध से भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि रूस का कहना है कि पोलैंड को टारगेट करने का इरादा नहीं, लेकिन यूरोप इसे सबसे गंभीर हवाई उल्लंघन मान रहा है। नाटो आर्टिकल 4 पर चर्चा की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने अपनी रणनीति बदलकर बातचीत का रास्ता खोजने की तैयारी कर ली है। लेकिन पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा कि कुछ ड्रोन बेलूराम से भी आए थे, यानी ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हो सकता है।
वो नाटो सचिव मार्क रूटे और यूरोपीय संघ की कमिश्नर उर्सुला ने इसे लापरवाह घटना करार दिया। वैसे संभव है कि रूस का ड्रोन गलती से पोलैंड में दिखाई दिया हो, लेकिन चाहे इरादा रहा हो या ना रहा हो, यह घटना बताती है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की रणनीति बदल रही है और इस घटना ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार नजर बनी हुई है तमाम खबरों पर। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।